अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बखैर आफियत हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्वांटाइज रेडियाई के कॉन्सेप्ट को तो समझ लिया कि हम किसी भी ऑर्बिट का रेडियस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वक्त है कि हम किसी भी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को भी कैलकुलेट करना सीखें। तो हम अपने प्रीवियस क्लास के रिजल्ट्स को इस्तेमाल करते हुए एक इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल वेलोसिटी को भी कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि हायर ऑर्बिट्स में ये वेलोसिटी कैसे चेंज होती है। आज के इस क्लास में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आपके सामने रखूंगा। उम्मीद करता हूं कि तमाम कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आप उन सवालात को खुद ब खुद सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए गुफ्तगू को बढ़ाने के लिए चलते हैं अपने बोर्ड की जानिब। डियर स्टूडेंट्स, क्वांटाइज्ड रेडियाई के वैल्यू को आप फाइंड आउट कर चुके हैं और कॉन्सेप्ट भी देख चुके हैं, जैसे कि मैं आपको इंट्रो में बता चुका हूं। कुछ सवालात जो यहां पर पूछे जाते हैं उन्हें समझ लेते हैं। आइए मेरे साथ। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो इस फॉर्मूले को, यानी किसी भी nth रेडियस को फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है, मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूं कैसे लिखा जाता है। हम लिख सकते हैं R2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू R1। सिमिलरली R3 कैन बी रिटन एज 3 का स्क्वायर इंटू R1। अगर आप इन बातों से एग्री करते हैं तो फिर अगले सवाल का जवाब दीजिएगा। MCQ बहुत फेमस है, अक्सर पूछ लिया जाता है। सवाल पूछा जाता है, रेशो ऑफ द रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट टू द फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन के एटम में फिफ्थ ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट के रेडियस की क्या रेशो है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये देखिए, R5 रेशो R4। बस वैल्यूज पुट कर दीजिए। R5 को लिख सकता हूं 5 स्क्वायर इंटू R1 रेशो 4 स्क्वायर इंटू R1। सो इट विल बिकम R1 से कैंसिल हो जाएगा 25 रेशो 16। तो इस तरह से आपको रेशोज कैलकुलेट करने को आ सकती हैं। आप कोई भी रेडियस की रेशो इस सिंपल मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए गुफ्तगू को थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं। बात क्वांटाइज्ड रेडियाई से आगे लेके चलते हुए वेलोसिटी पे ले आते हैं। आपको याद होगा हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस लेक्चर में एक फॉर्मूला लिखा था सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल से लेकर। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला वाज mvr इज इक्वल्स टू nh ओवर 2 पाई। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से हमने वेलोसिटी का एक फॉर्मूला भी निकाला था, विच वाज v इज इक्वल्स टू nh ओवर 2 पाई m r। हम nth ऑर्बिट के लिए इसे rn लिख दिया करते हैं। Dear students, let's call this equation number 3। इसे equation number 3 कह देता हूं। 1 और 2 के बाद this is equation number 3। Dear students, अगर आप इस equation में Rn की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें, so चलिए लिखते हैं putting value of Rn in equation number 3। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या होगा चलिए करके देखते हैं। हमारे पास NH वैसे ही आ जाएगा, 2 पाई MB वैसे ही आ जाएगा, और यहां पर Rn की वैल्यू n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर के ME स्क्वायर, कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। अब
आप सिंपल सा रूल जानते हैं, आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुका हूं। डेरिवेशंस का काम सबसे आसान है, आपको बस हल्की सी मैथमेटिक्स की रूह चाहिए। बस मैथमेटिक्स के चंद असूल लगाते चले जाएं, खुद ब खुद चीजें सॉल्व होती चली जाएंगी। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। ये हो जाएगा NH ऊपर, 2πm नीचे, n स्क्वायर h स्क्वायर नीचे, और इस सारे के नीचे एक फ्रैक्शन आ जाएगी 4π स्क्वायर KME स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप कैंसलेशन का प्रोसेस शुरू करें। अब याद रखिएगा, ये न्यूमरेटर है और ये सारे का सारा डिनोमिनेटर है। तो पहले डिनोमिनेटर की फ्रैक्शंस को जरा सॉल्व कर लीजिए। m को m से कैंसिल कर सकते हैं, 2 को इस 4 से, पाई को इस पाई से। तो आपके पास क्या बचेगा स्टूडेंट्स? यू विल गेट NH ओवर, ये 2 और पाई कैंसिल हो चुके हैं, n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 2π KE स्क्वायर। कुछ ऐसी बात हमारे सामने आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स। ये सारा न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर की इस वैल्यू को आप बचपन में इस तरह भी लिखा करते हैं। स्टूडेंट्स चूंकि कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप करना चाहता हूं। ये लिखा जा सकता है V इज इक्वल्स टू NH। आप जानते हैं ये NH n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 2π के ही स्क्वायर पर डिवाइड हो रहा है, तो हम लिख देते हैं डिवाइडेड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 2π KE स्क्वायर। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर छोटी सी गलती कर बैठते हैं, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर एक एक स्टेप अलग अलग करके दिखाना चाहता हूँ कि किसी सूरत भी कोई भी गलती या मिसकॉन्सेप्शन का शिकार ना हो। तो डियर स्टूडेंट्स चलिए फिर, आप जानते हैं कि जब इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो सामने वाली टर्म का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो ये V इज इक्वल्स टू NH मल्टीप्लाई बाय 2π KE स्क्वायर ओवर n स्क्वायर h स्क्वायर लिखा जा सकता है। फाइनली जो चीजें कैंसिल होंगी उन्हें कैंसिल करते चले जाएं। सो V इज इक्वल्स टू बच जाएगा 2π KE स्क्वायर ओवर NH। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। तो लिहाजा इसके सबस्क्रिप्ट में छोटा सा n भी लिख देता हूं। जो बातें पहले बता चुका हूं रिकॉल करवा देता हूं। पाई एक कांस्टेंट है, आप सब जानते हैं। k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। e की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स है। n इज शेल नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स ये पहले के लिए 1, दूसरे के लिए 2, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसी तरह चलता चला जाएगा। एंड HS प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स। तमाम वैल्यूज आपके पास हैं, तो चलिए फिर वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट फाइंड आउट करते हैं। सो वेलोसिटी of electron in first orbit क्या आएगी? चलिए डियर स्टूडेंट्स वैल्यूज को लिखते हैं। V1 2π K की जगह 9 इंटू 10⁻⁹ E की जगह 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n is 1, h is 6.63 into 10⁻⁻34। अगर मैं तमाम वैल्यूज को सॉल्व करूं तो आई विल गेट 2.18 into 10⁻⁶ मीटर्स पर सेकेंड। तो इलेक्ट्रॉन की पहले ऑर्बिट में रफ्तार वेलोसिटी 2.18 into 10⁻⁶ मीटर्स पर सेकेंड लिखी जाती है।
जिसे आप अप्रोक्सीमेटली ये भी लिख सकते हैं, V1 इज अप्रोक्सीमेटली 2.2 इंटू 10⁻⁶ मीटर्स पर सेकेंड। स्टूडेंट्स यहां पर बात थोड़ी सी काबिल गौर है। ये वेलोसिटी है एक इलेक्ट्रॉन की पहले ऑर्बिट में। अब मैं इस इक्वेशन को यूज करूंगा जिसे इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। इस इक्वेशन नंबर 4 को इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी nth ऑर्बिट में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। कैसे? चलिए लिखते हैं जी, रीराइटिंग इक्वेशन 4। तो क्या लिखी जाएगी? Vn इज इक्वल टू 2 पाई के ई स्क्वायर ओवर h मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर n लिख सकता हूं। मैंने सिर्फ इस n को अलग कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स ये वाला फैक्टर जो है ये तो वही है जो पहले वाले ऑर्बिट की वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया था। तो अगर आप इसमें वैल्यूज पुट करें तो इसे सिंपली ये लिख सकते हैं कि Vn इज इक्वल टू V1 इंटू 1 बाय n। यहां फाइनली आप Vn इज इक्वल टू V1 ओवर n भी लिख सकते हैं। यानी कि किसी भी nth ऑर्बिट की वेलोसिटी को इस फॉर्मूले के थ्रू फाइंड आउट किया जा सकता है। अब एक बहुत मशहूर जमाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है कुछ इस तरह से है, velocity of electron in hydrogen atoms second orbit। एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हाइड्रोजन एटम के दूसरे ऑर्बिट में क्या होगी? तो डियर स्टूडेंट्स कैसे करेंगे आखिर आप बहुत आसानी के साथ इसे कर सकते हैं। V2 इज इक्वल टू V1 ओवर 2। तो आपके पास V1 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.2 इंटू 10⁻⁶ है, जिसे डिवाइड करेंगे 2 पर कैंसिल होकर आ जाएगा 1.1 इंटू 10⁻⁶ मीटर्स पर सेकेंड। तो डियर स्टूडेंट्स ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट आ गई। यहां पर मैं फिर एक बात नोट में आपके सामने क्लियर करना चाहता हूं। डियर स्टूडेंट्स आप यहां पर एक चीज अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हायर ऑर्बिट में जाते जाते स्लो होती जा रही है। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट में ये 2.2 इंटू 10⁻⁶ थी। सेकेंड ऑर्बिट में ये वेलोसिटी हाफ रह गई 1.1 इंटू 10⁻⁶। थर्ड ऑर्बिट में यहां पर 3 यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट की वेलोसिटी 3 पर डिवाइड हो जाएगी। यानी जैसे जैसे हायर ऑर्बिट्स में जाते चले जा रहे हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होती जा रही है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स फिर इस बात को लिख देते हैं। हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस as it go in higher orbits। जैसे जैसे एक इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट्स में जाता है इसकी वेलोसिटी कम होती है। तो डियर स्टूडेंट्स जैसे जैसे ये न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। मेरे इस पॉइंट को याद रखिएगा। इस पॉइंट को जब मैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग एक्सप्लेन करूंगा कुछ टॉपिक्स आगे चल के इसे फिर वहां पर रिकॉल करवाऊंगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा और आगे चलते हैं और इस व्हाइट बोर्ड को क्लीन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स चलिए बात फिर आगे बढ़ाते हुए चलते हैं कुछ सवालात जो एमसीक्यूज में अक्सर पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स सवालात क्या हैं? कॉन्सेप्चुअली चीजों को सीखिए। पहला सवाल इस वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट पे जो मैं आपसे पूछ सकता हूं वो ये है, द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट टू द थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन्स एटम। एक इलेक्ट्रॉन है जो कि चौथे ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम के रिवॉल्व कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन है जो कि थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है।
आपको रेशियो ऑफ वेलोसिटी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन समझ लें, एक न्यूमेरिकल समझ लें, सॉल्यूशन कैसे होगा ये बात ज्यादा मैटर करती है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, आप फॉर्मूला देख चुके हैं कि nth ऑर्बिट की वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट डिवाइडेड बाय n के इक्वल है। अगर मैं इसे एक बॉक्स में इनक्लोज करूं तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कैसे इस फॉर्मूला को यूज करते हुए फोर्थ और थर्ड ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की रेशियो कैलकुलेट कर सकता हूं। v4 रेशियो v3, इसी फॉर्मूला को यूज करूंगा तो ये बन जाएगा v1 ओवर 4 रेशियो v1 ओवर 3। v1 v1 से कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट 1/4 रेशियो 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 3 रेशियो 4। इन सिंपल वर्ड्स में मैं ये कह सकता हूं कि ऑर्बिट की रेशियो थी 4 रेशियो 3 और उस ऑर्बिट में वेलोसिटी की रेशियो आ रही है उसका इनवर्स, यानी कि 3 रेशियो 1। तो डियर स्टूडेंट्स याद रख लीजिएगा, नोट में ये बात लिखवा रहा हूं, ratios of the orbit is equal to the inverse ratios of their velocities। जो वेलोसिटीज की रेशियो होगी वो ऑर्बिट्स के नंबर के इनवर्स के इक्वल होगी। जैसे यहां पर 4/3 था ऑर्बिट का नंबर और वेलोसिटीज की रेशियो आ रही है 3/4, उसका इनवर्स। तो डियर स्टूडेंट्स चलिए इस पॉइंट को लिखते हैं, द रेशियोज ऑफ वेलोसिटीज कह लीजिए या ऑर्बिट्स कह लीजिए, आगे पीछे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो द रेशियोज ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन्स एटम is the inverse ratio of the orbit। ऑर्बिट के जो नंबर हैं उसकी इनवर्स रेशियो के इक्वल है रेशियोज ऑफ वेलोसिटी। उसकी रीजन क्या है आप जानते हैं, बता भी चुका हूं, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिट। डियर स्टूडेंट्स इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक छोटा सा सवाल और, एज एन इलेक्ट्रॉन goes into higher orbits, its kinetic energy will become। इसकी काइनेटिक एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा? ऑप्शंस मैं आपको यहां पर दे देता हूं, इंक्रीज बी, डिक्रीज सी, रिमेन कांस्टेंट, और डी कर लीजिए नन ऑफ अबव। स्टूडेंट्स काबिल गौर बात क्या है, एक इलेक्ट्रॉन गोज इनटू द हायर ऑर्बिट, एक इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जा रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा? यहां पर स्टूडेंट्स जिस पॉइंट पे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं वो ये कहते हैं कि हायर ऑर्बिट्स में एनर्जी हाई होती है। आप जानते हैं बॉर्स एटॉमिक मॉडल में हम ये बात पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो फिर लो से हाई ऑर्बिट पे जंप करता है। तो ये एक आम मिसकॉन्सेप्शन स्टूडेंट्स के जहनों में आ जाती है कि शायद काइनेटिक एनर्जी भी हायर ऑर्बिट्स पर इंक्रीज होगी। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आगे इस बात को साबित करूंगा और ये पॉइंट वहां पर फिर क्लियर करूंगा। ओवरऑल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की लोअर से जब हायर ऑर्बिट में जाता है तो बढ़ती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी स्पेसिफिकली सिर्फ काइनेटिक एनर्जी कम होती है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी का दारोमदार है किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पर।
और हायर ऑर्बिट्स में हम जाते हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज करती है। ये बात आप यहां भी देख चुके हैं। तो वेलोसिटी के डिक्रीज करने से एज वी विल गो इन द हायर ऑर्बिट्स द काइनेटिक एनर्जी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। तो काइनेटिक एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा? काइनेटिक एनर्जी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। तो चलिए फिर नोट में इसी बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर लेते हैं ताकि आपका ये पॉइंट यहां पर क्लियर हो, और एक और पॉइंट साथ यहां पर ऐड भी करूंगा। सो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, इन हायर ऑर्बिट्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज डिक्रीजेस। काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी तो डिक्रीज हो गई, लेकिन टोटल एनर्जी के बारे में क्या ख्याल है? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रही है लेकिन टोटल एनर्जी इंक्रीज करती है। कैसे? ऐसे डिस्कस करूंगा आगे। पॉइंट को यहां पे जरूर लिखेंगे, बट टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। तो हायर ऑर्बिट्स में जाते हैं तो फकत सिर्फ काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के कम होने की वजह से कम होती है, लेकिन टोटल एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज हुआ करती है। अब आप यकीनन सोच रहे होंगे कि एक इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी आखिर कौन सी है? एक इलेक्ट्रॉन के पास उसकी काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी है। स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी तो उस इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन की वजह से, ये न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस और ये एक इलेक्ट्रॉन जो कि इस न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, इसके पास इसके मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के साथ जुड़ा हुआ है विद अ फोर्स कॉल्ड एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस अट्रैक्शन की वजह से इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। सो पोटेंशियल एनर्जी इज बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। डियर स्टूडेंट्स, अब हमें जानना है कि टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की आखिर कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है। हायर ऑर्बिट्स में जाते हुए काइनेटिक कितनी कम होगी और पोटेंशियल कितनी बढ़ेगी, सो दैट टोटल एनर्जी बढ़ सके। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम बातें, ये तमाम चीजें हम जानेंगे आने वाले अगले लेक्चर में। नबे इंतहा ख्याल रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।